एक बड़ी रक्षा सौदे की तैयारी अंतिम चरण में है और इसके साथ ही भारत की सैन्य ताकत में और इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि इस डील के बाद देश को 2 ऐसे अचूक हथियार मिलने जा रहे हैं जो कि दुश्मनों की हर नापाक हरकत को नाकाम कर देंगे। तो कौन से हैं ये हथियार और क्या है इनकी खूबियां, ये सब हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। जमीन हो या आसमान या फिर समंदर, हिंदुस्तान के जाबाज दुश्मन की हर चाल को बेकार कर देंगे। भारत को नुकसान पहुंचाने की दुश्मन की हर कोशिश नाकाम कर दी जाएगी, क्योंकि भारतीय सेनाओं के तरकश में अब जल्द ही ऐसे हथियार मौजूद होंगे जिनका कोई तोड़ नहीं है। भारतीय सेना अब सटीक निशाने साधने और दुश्मन के ठिकानों और साजो सामान को नेस्तो नाबूद करने में बेजोड़ अमेरिकी हेलफायर मिसाइल और पनडुब्बी रोधी MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो से लैस होने जा रही है। दरअसल भारत अब अमेरिका के साथ 2400 करोड़ रुपए के हथियारों का सौदा करने जा रहा है। इसके तहत हेलफायर मिसाइल खरीदी जाएंगी और साथ ही साथ MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो भी हासिल किए जाएंगे। MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो को जहाजों, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हेलफायर मिसाइल को MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर में लगाया जा सकता है। खबर है कि अमेरिका के साथ इन हथियार सौदों के लिए बातचीत आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। हेलफायर वही मिसाइल है जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका ने अल कायदा के सरगना अल जवाहिरी समेत कई प्रमुख आतंकवादियों का सफाया किया था। इस मिसाइल की और क्या खूबियां हैं, जरा ये भी जान लीजिए। ये मिसाइल सटीक निशाना साधने में सक्षम है। सटीक निशाने के लिए इसमें कैमरे लगे होते हैं। इसका निशाना सीधे लक्ष्य को भेदता है। इससे आसपास के लोगों या किसी और चीज को नुकसान नहीं होता। इसका वजन 45 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 1.6 मीटर है। इसे निजा मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रेजर जैसी 6 नुकीले ब्लेड होते हैं जो स्टील की मोटी चादर को भी काट सकते हैं। ये मिसाइल पल भर में लक्ष्य को टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर, विमान या किसी और लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। बताया जाता है कि अमेरिका हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल 2017 से ही करता आ रहा है। 2020 और 2022 में अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर भी इसके जरिए हमले किए गए। वहीं दूसरा खास हथियार जो अमेरिका से भारत को मिलने वाला है वो है पनडुब्बी रोधी MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो। ये पनडुब्बी रोधी हथियार है। इसकी लंबाई 2.72 मीटर है, जबकि इसका व्यास 324 मिलीमीटर है। इसका इस्तेमाल नौसेना के P-8L विमानों से किया जाएगा। समुद्री हमलों से बचाव में इसका इस्तेमाल हो सकेगा। जाहिर है भारत के लिए अपनी समुद्री सीमा की रक्षा में इन लड़ाकू साजो सामान की काफी अहमियत हो सकती है। साथ ही साथ हिंद महासागर और दूसरी समुद्री इलाकों में चीन और पाकिस्तान की हरकतों को नाकाम करने में भी आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। तो देखिए, साफ बात है कि हेलफायर मिसाइल मिल जाने से भारत की सैन्य ताकत काफी हद तक बढ़ जाएगी। आइए जान लेते हैं कि हेलफायर मिसाइल की जरूरत भारत को महसूस क्यों हो रही है, डिफेंस एक्सपर्ट UK देवनाथ से। अनुसार अब भारत अमेरिका से बहुत बड़ी एक डील करने वाला है, जिसके तहत भारत अमेरिका से 2000 करोड़ के अस्त्र शस्त्र खरीदेगा। इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो हेलफायर लेजर गाइडेड मिसाइल। हेलफायर मिसाइल जो है ये बहुत ही शानदार एंटी टैंक मिसाइल है, जो कि दुश्मन के टारगेट को 8 किलोमीटर की दूरी से एंगेज करके ध्वस्त कर सकता है। इससे भारत की जो फौजें हैं उनकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी।
खास बात यह है कि हेलफायर मिसाइल को हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से, हवाई जहाज से और जमीन पर भी फायर कर सकते हैं। यानी अब जब भारत की फौजों के पास हेलफायर मिसाइल आ जाएगी तो पाकिस्तान और चीन की फौजों को भारत की फौजों से बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध भूमि में हमारी जो फौजें हैं वो चीन या पाकिस्तान के टैंकों को और उनके जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनको 8 किलोमीटर की दूरी से ध्वस्त कर पाएंगी। और आइए अब ये जानते हैं कि पनडुब्बी रोधी MK-54 लाइटवेट टॉर्पीडो के मिलने से भारत को क्या फायदा होने वाला है। भारत अब अमेरिका से MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो भी खरीदने वाला है। MK-54 जो है वो यूएस नेवी का बहुत ही शानदार और इफेक्टिव एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। इसे हमारी नेवी में इंडक्ट किया जाएगा। इस टॉर्पीडो को सबमरीन से दुश्मन के सबमरीन की तरफ फायर कर सकते हैं और इसी तरह से हमारी जो नेवी के शिप्स हैं उससे दुश्मन के सबमरीन की तरफ फायर कर सकते हैं। खास बात यह है कि लॉन्च के बाद ये 40 नॉटिकल स्पीड से दुश्मन के सबमरीन की तरफ अग्रसर होता है, यानी दुश्मन के सबमरीन को इससे बचने का मौका ही नहीं मिलता। ये दुश्मन के सबमरीन को 9 नॉटिकल माइल दूरी से ध्वस्त कर सकता है। यानी अब अगर कभी समुद्री युद्ध हुआ तो हिंद महासागर में, अरब सागर में और बे ऑफ बंगाल में अगर पाकिस्तान की नेवी का या चीन की नेवी का कोई भी सबमरीन गलती से भटक के आ गया तो उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास अब MK-54 लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो आ गया है। इसी के साथ अगली खबर का रुख भी कर लेते हैं। सोमवार को ट्विटर अकाउंट्स होल्डर्स के बीच अचानक से मची खलबली देर रात एलन मस्क के एक ट्वीट से शांत हो गई। मस्क के ट्वीट से यूजर्स को फाइनली ये पता चल गया है कि ट्विटर की नीली चिड़िया आखिर क्यों फुर हो गई है। दरअसल मस्क ने 17 साल से ट्विटर की पहचान रही नीली चिड़िया की जगह डॉगी को ट्विटर का नया लोगो बना दिया है। देखिए। दुनिया के सबसे दमदार माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नीली चिड़िया अब फुर हो चुकी है। नीली चिड़िया की जगह एक डॉगी ने ले ली है। सोमवार को ट्विटर अकाउंट्स होल्डर्स ने जब अपने स्क्रीन पर नीली चिड़िया को फुर होते देखा तो उन्हें लगा कि उनके अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया है। सच्चाई जानने की बेचैनी में लोगों ने एक दूसरे से ट्विटर पर ही सवाल जवाब शुरू कर दिए, लेकिन देर रात माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के चेयरमैन एलन मस्क का एक ट्वीट सामने आया, जिसे देखकर लोगों की जिज्ञासा शांत हो गई। अकाउंट होल्डर्स को तब पता चला कि ट्विटर का लोगो बदल चुका है। दरअसल इस ट्वीट में एलन मस्क ने एक मीम को टैग किया जिसमें एक डॉगी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है और एक पुलिस वाला उसका लाइसेंस चेक कर रहा है। लाइसेंस में ट्विटर के पुराने लोगो नीली चिड़िया की तस्वीर है और डॉगी ट्रैफिक पुलिस वाले से कह रहा है कि ये पुरानी तस्वीर है। जुलाई 2006 में ट्विटर के आगाज के वक्त से ही नीली चिड़िया ट्विटर का लोगो बनी हुई थी। दरअसल ट्विटर के संस्थापकों जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, इवान विलियम्स और विज स्टोन का कहना था कि ये लाउड स्पेस प्लेटफॉर्म है और चिड़िया को शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नीली चिड़िया को इसका लोगो बनाया गया है। इस नीली चिड़िया का नाम लैरी टी बर्ड है। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर 2022 को ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद से ही एलन मस्क इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के फीचर में लगातार बदलाव कर रहे हैं। डॉगी को नया लोगो बनाने को लेकर भी मस्क ने इसी साल फरवरी में संकेत दे दिए थे। फरवरी में मस्क ने एक फोटो ट्वीट की थी जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि ट्विटर के नए सीईओ कमाल के हैं। फोटो में एक कुत्ते को ट्विटर के सीईओ की कुर्सी पर बैठा दिखाया गया था। इस कुत्ते का नाम फ्लोकी लिखा गया था और नीचे उसकी पोस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिखी गई थी। साफ है कि शांति का प्रतीक माने जाने वाली नीली चिड़िया ट्विटर प्लेटफॉर्म से उड़ चुकी है और उसकी जगह शिबा इनू प्रजाति के डॉगी ने ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम की बदलती चाल से अप्रैल महीने में जनवरी वाला मौसम बना हुआ है और आलम यह है कि मौसम कब किस करवट यहां पर लेगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं हो पा रहा है। पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है तो मैदानों में बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर ठंड का मौसम जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है और मंदिर पर रुई की फाहों की तरह बर्फ गिर रही है। तो केदारनाथ धाम में हुई ताजा बर्फबारी ने भी देखी सुंदरता को और बढ़ा दिया है।
इन दिनों चारधाम यात्रा से जुड़ी तैयारियां लगातार जारी हैं। इस महीने के आखिर में यात्रा की शुरुआत होने वाली है। और बात करें हिमाचल प्रदेश के मनाली की, यहाँ भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। सैलानियों के चेहरे खिल से गए हैं, मस्ती कर रहे हैं। बर्फ से ढकी सड़कों पर निकलकर सैलानी लगातार इस नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं। कुल्लू में अटल टनल के पास भी बर्फ ही बर्फ है, जिससे सैलानियों के रोमांच को कई गुना बढ़ा दिया है। शिमला में बारिश के बाद मौसम सुहाना है। ऐसे में लोग रिज मैदान पर मौसम का आनंद उठाते हुए देखे जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जमकर बादल गरजे हैं और गर्मी की आहट के बीच में बारिश ने लोगों को थोड़ी सी राहत दे दी है। वहीं दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना हो गया है। बारिश, बर्फ, बढ़ती ठंड से जुड़ी इन तस्वीरों से अप्रैल महीने में कपकपी छूटना लाजमी है। जिस तरह पानी, बर्फ का ये दौर इस महीने में शुरू हुआ है, उसने गर्मी को फिलहाल अपना कहर बरपाने से रोक दिया है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदान तक कुदरत का ये बदला हुआ रूप लोगों को सुकून के पल गुजारने का एक मौका दे रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर की ये तस्वीरें देखिए। इस खुशगवार मौसम में आप पहाड़ों की खूबसूरती को घंटों तक निहार सकते हैं। पहाड़ों के ऊपर मंडरा रहे बादलों के इस झुंड की मंशा को आप बखूबी समझ सकते हैं। अलाव के सहारे बैठे लोगों को देखकर दिसंबर और जनवरी के मौसम की याद ताजा हो सकती है। दिल्ली में भी मौसम अटखेलियां खेल रहा है, कभी तेज हवाएं तो कभी झमाझम बारिश। पिछले 2-3 दिन से दिल्ली के मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही है। आज भी दिन की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई। बारिश के बाद तापमान गिरा तो ठंड का एहसास भी बढ़ा और सड़कों पर पानी भी। कई जगह जल जमाव देखने को मिला, लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही सलाह दे दी थी कि अगर ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करेंगे तो ट्रैफिक जाम की मुश्किल में नहीं फंसेंगे। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहाँ भी बारिश जमकर बरस रही है, लेकिन ये बेमौसम बरसात फसलों के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं। किसानों को इसकी वजह से जिस परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसे सरकारें भी बखूबी समझ रही हैं। तभी तो यूपी और पंजाब की सरकारों ने बेमौसम बरसात से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पहले ही मुआवजे का ऐलान कर दिया है। तो फिर फिक्र किस बात की? कुदरत मेहरबान हो रही है, तो आप भी इस बदले हुए मौसम का भरपूर आनंद लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अप्रैल के महीने में देखिए एक बार फिर से बर्फबारी ने यू टर्न ले लिया है। पहाड़ी इलाकों में बीते 2 दिन में खूब बर्फ गिरी है, जिससे वहां अब भी बर्फ की मोटी चादर पिच गई है। बद्री विशाल से लेकर केदार धाम तक का कुदरत ने बर्फीला श्रृंगार किस प्रकार से कर दिया है, इन तस्वीरों के जरिए देखिए। अप्रैल का महीना भले ही शुरू हो गया है, लेकिन एहसास कड़ाके की ठंड वाले जनवरी का हो रहा है। अप्रैल के महीने में पहाड़ों पर सफेद संगमरमरी बर्फ जनवरी जैसी फीलिंग दे रही है। चाहे हरिधाम बद्रीनाथ हो या फिर शिवधाम केदारनाथ, चारों ओर बर्फ की सफेद चादर है। बद्रीनाथ धाम में हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है। देवभूमि बद्रीनाथ धाम की सुंदरता पर इस बर्फबारी ने 4 चांद लगा दिए हैं। आसमान से गिरते सफेद फाहों के बीच भगवान बद्री विशाल का धाम और भी मनोरम लग रहा है। मशीनों से लेकर निर्माण के दूसरे साजो सामान पर बर्फ की मोटी परत चढ़ी है। भगवान बद्री विशाल के कपाट इस बार 27 अप्रैल को खोले जाने हैं। इस बीच बर्फबारी के कारण मास्टर प्लान से जुड़े कामों में बाधा आई है। कुछ ऐसा ही आलम महादेव के धाम केदारनाथ में देखने को मिल रहा है। हिमपात ने बाबा केदार के धाम का अद्भुत श्रृंगार किया है। केदार धाम में हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला यहाँ थम ही नहीं रहा है। अप्रैल शुरू हो गया है, लेकिन केदार धाम में बर्फबारी बदस्तूर जारी है। हालत यह है कि केदार धाम में निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी बर्फ से ढक चुकी हैं। 15 अप्रैल से धाम में स्थानीय लोगों की आवाजाही शुरू होनी है।
जबकि 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट आम भक्तों के लिए खुलने वाले हैं। लिहाजा समय पर यात्रा के पुख्ता इंतजाम करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। तो अप्रैल में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ बरस रही है तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। जोरदार बर्फबारी की वजह से सैलानियों के चेहरों पर खुशी है। अप्रैल में अमूमन मौसम की ऐसी मेहरबानी कम ही देखने को मिलती है। सफेदी में समाये इस इलाके की खूबसूरती देखते ही बन रही है। बर्फबारी की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है। हर तरफ केवल सफेद बर्फ की चादर है और आसमान से गिरती बर्फ वहां मौजूद सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अटल टनल के पास मौसम का ये मिजाज देखकर सैलानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और ये बर्फबारी उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं है। इसीलिए तो पर्यटक बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं। बर्फीले फाहे चप्पे चप्पे पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। रास्ते कौन से हैं? पहाड़ों से लेकर सड़कों तक पर सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ का बसेरा है। नजारा ऐसा कि जैसे कुदरत ने सफेद श्रृंगार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी पूरे शबाब पर है। पूरे हिमाचल में कमोबेश एक जैसे हालात है। शिमला के ऊपरी इलाके में बर्फबारी है तो निचले इलाकों में भी बारिश के साथ सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। सर्दियों में तो बर्फ पड़ी नहीं, ना बारिश हुई। अब मार्च का महीना खत्म हो रहा है तो बारिश पर वगैरह लगातार लगी हुई है। अब ऐसे है कि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, लाने छोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मौसम का ऐसा है जी, ठंड काफी हो गई हुई है। बिल्कुल इस महीने में तो वैसे ठंड बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन अब बारिश की वजह से तापमान बहुत गिर गया, वो ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। अप्रैल के महीने में ऐसे हालात देखने की उम्मीद जरा कम ही की जाती है, लेकिन इस साल सैलानियों पर ये सर्दी काफी मेहरबान है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में अभी 1-2 रोज बर्फबारी और बारिश हो सकती है। अटल टनल और आसपास के क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन काफी बढ़ गई है। ऐसे में हादसों का खतरा भी बढ़ चुका है। बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलती इस कार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बर्फबारी देखिए, पीछे जो स्पेल रहा है उसमें बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति में अच्छी बर्फबारी हुई है। इसी तरह से किन्नौर जिला, चंबा, शिमला, कुल्लू, इन जिलों में बर्फबारी भी रिपोर्ट हुई है। प्रदेश के बाकी एरियाज में अच्छी बारिश हुई है और जो डेफिसिट था उसमें भी कमी आई है। करीब 28% जो है डेफिसिट अब रह गया। बारिश जो है रिकवर हो गया, बारिश ठीक हो रही है। यही वजह है कि सैकड़ों गाड़ियां बर्फबारी के बीच अटल टनल के पास फंसी हुई हैं और यहाँ लंबा जाम लग गया है। गाड़ियों पर जमी बर्फ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बर्फबारी ने पूरे इलाके को चमचमाती सफेद चादर में ढक दिया है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज महावीर जयंती है। जैन संप्रदाय के लोगों के लिए महावीर जयंती बहुत ही खास मानी जाती है। इस दौरान जगह जगह शोभा यात्रा निकली और महावीर स्वामी के विचारों को याद किया गया है। भगवान महावीर ने दुनिया को जैन धर्म के जरिए जीने की एक नई राह दिखाई थी। ये जश्न, ये उल्लास, ये उत्सव का माहौल भगवान महावीर स्वामी की जयंती का है। हर तरफ खुशी का माहौल है। हजारों साल पहले पैदा हुए महावीर स्वामी ने दुनिया को जैन धर्म के जरिए जीने की नई राह दिखाई थी। लोग आज भी उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। उनका जन्म बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। कहा जाता है कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहलों के सुख को त्याग दिया और सत्य की खोज में जंगलों की ओर चले गए।
इन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया। भगवान महावीर ने समाज के सुधार और लोगों के कल्याण के लिए उपदेश दिए। जैन संप्रदाय के लोगों के लिए महावीर जयंती बहुत ही खास मानी जाती है। इसका उत्साह पूरे देश में दिख रहा है। पाली से लेकर सीकर तक और झालावाड़ से लेकर जमशेदपुर तक देश के कोने कोने में जैन धर्म को मानने वाले लोग बैंड बाजे के साथ भगवान महावीर को याद करते हुए शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। पाली की शोभा यात्रा में 108 इलेक्ट्रिक स्कूटर की रैली निकालकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। इस मौके पर तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम हुए, जिनमें जैन संस्कृति की झलक दिखाई दी। वहीं सीकर में शोभा यात्रा पर ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई। लोगों ने भगवान महावीर के जीवन से जुड़ी झांकियां निकाली और उनके उपदेशों को याद किया। वहीं झालावाड़ में शोभा यात्रा में लोग भजनों पर नाचते नजर आए। इस दौरान बच्चों ने विशेष वेशभूषा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। करौली में भी भगवान महावीर की भव्य रथ यात्रा निकली। इस मौके पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दिए गए तो विधवाओं को सिलाई मशीन बांटी गई। महावीर जयंती के दिन भगवान महावीर की पूजा की जाती है और उनके दिए गए उपदेशों को याद करके उनके बताए गए सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया जाता है। भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए 5 नियम बताए थे, जिन्हें पंच सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये 5 सिद्धांत हैं अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह। उन्होंने लोगों को खुद पर विजय प्राप्त करने की सीख दी। उन्होंने लोगों से सभी पर दया करने को कहा। देश भर में जैन समाज के अनुयायी महावीर जयंती ऐसे ही धूमधाम से मनाते हैं और भगवान महावीर के विचारों को आत्मसात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महावीर जयंती पर आज जैन संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी के विचारों को याद कर रहे हैं। उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने के लिए लोगों से आग्रह भी किया जा रहा है। इस मौके पर लोगों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुन लीजिए। भगवान महावीर स्वामी ने 12 वर्ष के अंतराल में बहुत उपदेश दिया, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपदेश में एक सूत्र दिया जीव जगत के लिए। विश्व हितैषी एक सूत्र दिया था, जियो और जीने दो। हम सभी धूमधाम से महावीर जयंती इसी तरह मनाते हैं जैसे हम अपने बच्चों का जन्म दिन मनाते हैं, लेकिन भगवान महावीर की आवश्यकता, उनके विचारों की आवश्यकता आज के युग में बहुत ज्यादा है। महावीर भगवान जी हमारे 24वें तीर्थंकर रहे हैं। आज उनका जन्मोत्सव है, तो इसलिए महावीर जयंती का प्रोसेशन निकाला जाता है। आज भगवान महावीर का बर्थडे और हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं। वो हमारे 24th तीर्थंकर है। और चलिए बात कर लेते हैं हरिद्वार की। शहर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए बन रही रिंग रोड का काम शुरू हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगुवाई में बनने वाले इस प्रोजेक्ट का पहला चरण है, जिसमें देहरादून दिल्ली को रिंग रोड से लिंक किया जाएगा। इसका जायजा जिलाधिकारी ने लिया है। क्या कुछ यहां पर चल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। धर्म नगरी और उत्तराखंड का प्रवेश द्वार माने जाने वाला हरिद्वार पूरे साल तीर्थ यात्रियों से भरा रहता है। जाहिर है इसी अनुपात में शहर का ट्रैफिक भी होता है। ऐसे में शहर पर बढ़ने वाले ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। इसका जायजा लेने खुद जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे निकले। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सरपरस्ती में बनने वाले इस रिंग रोड का काम समय से पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। 3 चरणों में 110 किलोमीटर के बनने वाले इस रिंग रोड के पहले चरण का काम शुरू भी हो गया है। देखिए, रिंग रोड में तो आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट हमारा लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो गया था और अब वहाँ निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। मिट्टी की परमिशन NHAI ने हमसे काफ़ी ली है और वहाँ पर वो उसकी डंपिंग वगैरह शुरू हो गई है। अब उनका जो निर्धारित समय के हिसाब से जो उनका पग चार्ट है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सही समय के अंतर्गत उस काम को पूरा करें। पहले चरण के निर्माण से पहले अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।
रिंग रोड का पहला चरण बहादरा बाईपास से शुरू होगा और श्यामपुर के अंजनी चौकी NH 74 पर खत्म होगा। रिंग रोड के पहले चरण में 15 किलोमीटर की रोड बनाई जा रही है। रिंग रोड से दिल्ली से नजीबाबाद, देहरादून, नैनीताल को लिंक किया जा रहा है। दूसरे चरण में NH 74 से मोतीचूर फ्लाईओवर को हाईवे से मिलाया जाएगा। तीसरे चरण में भेल से दूधाधारी चौक तक होगा। तो आपको पता है कि बहादराबाद से जो टोल है वहां से ये रोड घूम जाएगी, ये रिंग रोड बन रही है और जो हैवी ट्रैफिक है उससे काफी रिलीफ मिलेगी। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज के बारे में कहा जा रहा है कि एक और चंडीगढ़ पुल से लेकर और ARTO चौक तक एक जाएगी। तो जब वो बनेगा तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिलीफ इस शहर को। 3 चरणों में होने वाले इस निर्माण में गंगा पर अप्रोच पुल बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर के करीब होगी, जो प्रदेश का सबसे बड़ा पुल बताया जा रहा है। वहीं रिंग रोड निर्माण शुरू होने के साथ ही इलाके की जमीनों की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। किसान भी मान रहे हैं कि इससे रोजगार के नए मौके मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए एक रोमांचक खबर आपको दिखाते हैं। वैसे देखिए, सामने शेर आ जाए तभी डर लगने लगता है, और अगर शेरों के बीच में लड़ाई छिड़ जाए तो क्या होगा। गुजरात के गिर के जंगल से शेरों के जंग की ये तस्वीरें सामने आई हैं, देख लीजिए आप भी। सिर्फ 10 सेकंड के इस वीडियो में जंगल की जंग का बेहद अनोखा वाकया कैद हुआ है। ये वीडियो गुजरात के गिर के जंगल का है। यहाँ खूंखार बब्बर शेर आपस में भिड़ गए तो बेहद रोमांचक दृश्य दिखा। 2 बब्बर शेरों की लड़ाई में जैसे ही तीसरे की एंट्री हुई तो दोनों शांत होकर भाग निकले। जानकारों की माने तो एशियाटिक लॉयन के लिए मशहूर गिर के जंगलों में शेरों की लड़ाई अपने अपने इलाके पर दबदबे को लेकर जाहिर करती है। गिर के जंगल में टूरिस्ट सफारी से जुड़े गाइड और जानकार बताते हैं कि जब किसी शेर के इलाके में कोई दूसरा शेर घुसने की कोशिश करता है तो उनके बीच इस तरह आपस में लड़ाइयां होती हैं। हालांकि जंगल की सैर करने पहुंचे लोगों को शेरों की आपसी लड़ाई का दृश्य कभी कभी ही देखने को मिलता है। किसी और शेर के अपने इलाके में घुसने पर दूसरे शेर गुस्से में उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि इस हालिया घटना में किसी शेर को नुकसान होने की खबर नहीं है, लेकिन जो सैलानी शेरों की जंग के गवाह बने वो कुछ पल के लिए सहम जरूर गए। भार्गवी जोशी, गिर, गुजरात, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखाते हैं एक पेड़ की अनोखी खबर। ये पेड़ एक ऐसा पेड़ है जैसा एक अजूबा हो, लेकिन ऐसा क्यों है और ये जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। उत्तराखंड से काशीपुर के मां बाल सुंदरी देवी मंदिर शक्तिपीठ परिसर में मौजूद इस पेड़ की तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये कदम का पेड़ है जो सरसरी तौर पर भले ही कुछ खास ना दिखे, लेकिन जब इसके करीब जाकर ध्यान से इसे देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कोई आम पेड़ नहीं है। खास बात ये है कि ये पेड़ पूरी तरह से खोखला है, फिर भी सूखा नहीं है, बल्कि दूसरे पेड़ों की तरह हरा भरा है। इस पेड़ के तने से लेकर ऊपर तक के हिस्सों को ध्यान से देखें तो अचंभा हो सकता है कि आखिर इस खोखले पेड़ पर हरियाली कैसे छाई हुई है, लेकिन ये हकीकत है कि इस पेड़ पर हरी पत्तियों की भरमार है। ये पेड़ मां बाल सुंदरी शक्तिपीठ में काली माता के मंदिर के ठीक सामने है। बताया जाता है कि ये पेड़ 400 साल पुराना है। कहा जाता है कि सदियों पहले किसी वजह से ये पेड़ जल गया था, लेकिन जल छिड़काव किए जाने पर ये फिर से हरा भरा हो गया। परंतु छाल जलने की वजह से ये खोखला रह गया। लोग मानते हैं कि माता भगवती की आध्यात्मिक शक्ति के कारण ही ये पेड़ सूखने से बचा है और अभी भी मौजूद है। मान्यताएं चाहे जो भी हो, लेकिन मंदिर परिसर में ये अनोखा पेड़ यहाँ आने वालों को खास तौर से आकर्षित करता है। मां बाल सुंदरी देवी के इस शक्तिपीठ की अहमियत ऐसी है कि मंदिर में हमेशा श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा ही रहता है और यहाँ पर आने वाले लोग इस पेड़ का दीदार किए बगैर नहीं जाते। काशीपुर से रमेश चंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी का ऐतिहासिक विजयी छक्का 12 साल के बाद सुर्खियों में आ गया है। धोनी के उस आइकॉनिक छक्के को अब महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन सम्मान देगा और छक्का गिरने की जगह विक्ट्री मेमोरियल बनाया जाएगा। 8 अप्रैल को मुंबई में होने वाले चेन्नई और मुंबई के आईपीएल मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी को एक मोमेंटो भेंट करके सम्मानित भी किया जाने वाला है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की आज हुई अपेक्स काउंसिल में अपेक्स काउंसिल ने ऐसा निर्णय लिया है कि 2011 में एमएस धोनी का वर्ल्ड कप में जो विनिंग सिक्स था, वो विनिंग सिक्स का बॉल जहां पे गिरा था उस जगह को एमएस धोनी के नाम से एक छोटा मेमोरियल तैयार किया जाए और आने वाले 8 तारीख को जो यहां मैच है उसमें एमएस धोनी से ये रिक्वेस्ट किया जाए कि उस जगह पे एमएस धोनी आके वो जगह सबको अनाउंस करेंगे और वहीं पे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से एमएस धोनी को एक मोमेंटो भी प्रेजेंट किया जाएगा। और चलिए बात उस खुशखबरी की कर लेते हैं जिसने यूपी के पूर्वांचल को खुश कर दिया है। बनारसी पान और लंगड़ा आम सहित वाराणसी की 4 और चीजों को नई पहचान मिली है। ये पहचान है जीआई टैग की, यानी कि जिस जगह के नाम से ये चीजें मशहूर हैं उसके साथ इनके रिश्ते पर सरकारी मुहर लग गई है। आपको बताते हैं जीआई टैग मिलने का मतलब क्या होता है और इससे इन चीजों को क्या फायदा होगा। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में अब आम की बहार आने वाली है, लेकिन उससे पहले बड़ी खुशखबरी आई है। ये खुशखबरी उस बनारसी लंगड़ा आम के बारे में है जो अपने रस, स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर बनारस के लंगड़ा आम को अब जीआई टैग मिल गया है। और सिर्फ बनारस के लंगड़ा आम को ही नहीं बल्कि 3 और ऐसी चीजों को जीआई टैग दिया गया है जो अपनी खासियत से देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हैं। इनमें सबसे खास तो ये है बनारसी पान, जो अपनी मिठास के लिए जाना जाता है। क्योंकि मगही पान को बनारस में अलग तरीके से तैयार किया जाता है और पेश किया जाता है, इसलिए इसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है। और ये भी कहा जाता है कि खई के पान बनारस वाला तो खुल जाए बंद अकल का ताला। खैर, बनारसी पान को अब जीआई टैग के जरिए नई पहचान मिली है जो इसकी परंपरा को और भी बुलंदी तक पहुंचाने में मददगार होगी। इसके अलावा बनारस से ही सटे रामनगर में पैदा होने वाले बैंगन और चंदौली के आदम चीनी चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिर जीआई टैग है क्या और बनारस की जिन खास चीजों को ये पहचान दी गई है उससे क्या फायदा होगा। जीआई टैग का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग किसी खास जगह या क्षेत्र से संबंधित प्रोडक्ट को दिया जाता है। किसी भी जगह का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उससे उस क्षेत्र की पहचान जुड़ी होती है। जीआई टैग उस पहचान को प्रमाणित करने की व्यवस्था है। खेती से जुड़े उत्पाद, पारंपरिक तौर पर बनने वाले सामान, खाने पीने की चीजों, हैंडीक्राफ्ट वगैरह को जीआई टैग दिया जाता है। इसके लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क यानी कि CGPDTM के यहाँ आवेदन करना पड़ता है। जिस सामान को जीआई टैग मिलता है उसे देश विदेश में खास पहचान मिलती है। लिहाजा जीआई टैग मिलने से किसानों और उत्पादकों को लाभ होगा। इससे बाजार में सामानों की नकल रोकने में भी मदद मिलेगी। इस बार उत्तर प्रदेश के 7 और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। इनमें अलीगढ़ का ताला, हाथरस की हींग, नगीना का वुड कटिंग, मुजफ्फरनगर का गुड़, बखीरा ब्रासवेयर, बांदा का शजर पत्थर क्राफ्ट, प्रतापगढ़ का आंवला भी शामिल है। इस तरीके से केवल बनारस और इसके आसपास पैदा या उत्पादित होने वाली 22 चीजों को अब तक जीआई टैग दिया जा चुका है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक 45 से ज्यादा प्रोडक्ट जीआई टैग हासिल कर चुके हैं। तो उम्मीद है इस अनूठी पहचान से दुनिया में इन सामानों की मांग बढ़ेगी और भारतीय कारोबार नए मुकाम हासिल करेगा। शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छी खबर आई है प्रयागराज से सामने। यहाँ गरीब महिलाओं को अब दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करने के बजाय अपना काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया है और ये कोशिश रंग भी ला रही है। इस रिपोर्ट के जरिए जानिए कैसे। रसोई में बन रहा है गर्मा गर्म खाना। कहीं सब्जी बन रही है तो कहीं रोटियां पकाई जा रही हैं और साफ सुथरे तरीके से टिफिन में खाने को पैक भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां स्लम बस्ती में रहने वाली कुछ महिलाओं ने लोगों को अच्छा खाना मुहैया कराने के लिए टिफिन सर्विस शुरू की है। इसके जरिए ये अपने पांव पर खड़ी होकर इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। पहले झाड़ू पोछा करने जाते थे, वहाँ पे 4 बात भी सुननी पड़ती थी, देर हो गई, आज काहे नहीं आए, कोई बीमार पड़ जाता था बच्चे तो जाना नहीं पड़ता था, तो कहे किस लिए नहीं आई बताते थे तो वो चिल्लाने लगती थी। अब हम आते हैं, अपना काम करते हैं, अच्छा लगता है यहाँ पे। बस्ती की कुछ बच्चियां यहाँ आकर खाना बनाने में महिलाओं का साथ देती हैं और साथ ही साथ पढ़ाई भी करती हैं।
महिलाओं के हुनर के सही तरीके से इस्तेमाल के लिए एक गैर सरकारी संस्था ने पहल की और ये कोशिश अब रंग लाती दिख रही है। जो यहाँ की महिलाएं होती हैं उनके अंदर प्रतिभा तो बहुत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो उनसे बात करके हमने एक टिफिन सर्विस की शुरुआत की और इसका प्रयास है कि ये जो महिलाएं हैं जो घर पे रहती हैं, जो किसी ना किसी तरह से शोषित हैं, पीड़ित हैं और इनके प्रतिभाओं को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। यहाँ फिलहाल रोजाना सुबह और शाम 25-25 टिफिन तैयार करके लोगों के पास पहुंचाए जा रहे हैं। इसके जरिए ऐसे लोगों को मामूली कीमत में अच्छा खाना मिलता है जिनके पास खाना बनाने की सुविधा नहीं है, तो साथ ही साथ बस्ती की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।